अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 निसाब यानी करिकुलम और क्लास 10 में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दर्ज झैल सवालों के जवाबात वजाहत से लिखिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निसाब का मफहूम बयान करें, यानी हमने तफसीलन निसाब का जो सा मफहूम है उसको बयान करना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे निसाब का मफहूम क्या है। ठीक है, तो मुख्तलिफ अदवार में निसाब का मफहूम मुख्तलिफ समझा जाता है, यानी मुख्तलिफ दौर में निसाब का जो सा मफहूम है वो मुख्तलिफ समझा जाता है। इन अदवार को दो हिस्सों कदीम और जदीद दौर में तकसीम कर सकते हैं, यानी दो हिस्सों कदीम यानी पुराना दौर और जदीद दौर यानी जो अब का नया दौर है। हम इन दो हिस्सों में निसाब को तकसीम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कदीम मफहूम देखते हैं तो कि पुराने ज़माने में निसाब का मफहूम क्या था। कदीम मफहूम, ठीक है, तो नंबर 1 पे है कदीम ज़माने में निसाब से मुराद मज़ामीन की वो फ़हरिस्त थी जो किसी मखसूस जमायत के तलबा को पढ़ाने के लिए मुकर्रर की जाती थी। यानी मज़ामीन की फ़हरिस्त को हम निसाब कह सकते थे और तलबा को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और किसी ख़ास जमायत के लिए वो निसाब डिसाइड किया जाता था। नंबर 2 पे है निसाब ऐसे मज़ामीन का मजमूआ है जो किसी ख़ास तालीमी या पेशा वराना मकासद के लिए तजवीज़ किए जाते हैं, मसलन कॉलेज की तैयारी का कोर्स, तिजारती कोर्स वगैरह। और निसाब ऐसे मज़ामीन का मजमूआ है, मतलब मुख्तलिफ मज़ामीन इसमें मिले हुए होते हैं जो किसी ख़ास तालीमी या प्रोफेशन मकासद के लिए चूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर कॉलेज की तैयारी का कोर्स और तिजारती कोर्स वगैरह। नंबर 3 पे है निसाब से मुराद मजमूई प्रोग्राम है जो तालीमी या पेशा वराना मकासद के लिए तजवीज़ किया जाता है। ठीक है, तालीमी प्रोग्राम से मुराद ऐसी तहरीरी दस्तावेज़ हैं जिसमें किसी मौजूदा मज़मून के लिए मवाद, तजुर्बात, तरीका है तदरीस और जायज़ा वगैरह शामिल हो। अब तालीमी प्रोग्राम से मुराद ये होता है कि तहरीरी दस्तावेज़ है जिसमें किसी मज़मून को किसी मकसद के लिए पढ़ा जाता है। तो ये कदीम ज़माने का मफ़हूम था निसाब के हवाले से। अब हम आगे हेडिंग को पढ़ते हैं। अब हम नज़र डालते हैं निसाब के जदीद मफ़हूम की तरफ। तो जदीद मफ़हूम, ठीक है, निसाब का जदीद मफ़हूम दर्ज झैल तारीफ़ों से वाज़िया है। नंबर 1 पे है निसाब से मुराद स्कूल की वो मुकम्मल जदोजहद है जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर मुतय्यन मकासद के हसूल के लिए की जाती है। ठीक है, निसाब से मुराद स्कूल की वो मुकम्मल जदोजहद है, ठीक है, वो लड़ाई है जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर हम मुख्तलिफ मकासद के लिए सरअंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल के अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, क्या बनने के लिए आपका क्या गोल है, आपका गोल है कि आपने डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो अब नंबर 2 पे निसाब बच्चे के इन तजुर्बात का मजमुआ है जो वो स्कूल की निगरानी में हासिल करता है, वो एक्सपीरियंस होता है निसाब। ठीक है, जो वो स्कूल की जेर निगरानी में हासिल करता है। नंबर 3 पे है निसाब से मुराद वो तजुर्बात है जिन्हें स्कूल इस्तेमाल करके तालीम के मकासद के हसूल में मदद देता है। ठीक है, निसाब से मुराद वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिन्हें स्कूल इस्तेमाल करता है ताकि वो तालीम के मकासद का जो हसूल है वो हासिल कर सके। नंबर 4 पे है निसाब मदरसे की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का आइनादार है जिनको मदरसे की निगरानी में पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। निसाब बेसिकली क्या है, मदरसे की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का आइनादार है जिनको मदरसे की निगरानी में पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, इसका पॉइंट नंबर 5 है जो कि लास्ट पॉइंट है। निसाब उस्ताज़ा और मुंतज़मीन मदरसे को मैसर शुदा जुमला हालात और मौक़े का नाम है जिनके ज़रिए स्कूल में आने वाले बच्चों और नौजवानों के किरदार में तब्दीलियाँ पैदा की जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है जो निसाब में चेंजिंग होगी, अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसकी नशोनुमा, उसकी डेवलपमेंट में भी चेंजिंग होगी। आज का दौर साइंसी दौर है, जैसा कि आप सबको पता है। जो जदीद दौर है वो साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। हर मुआशरे, मुल्क और कौम में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का रुझान बढ़ता जा रहा है, यानी तजस्सुस पैदा होता जा रहा है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा जानें। और माहिरीन तालीम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि तलबा के लिए कौन सी मालूमात फ़राहम करना ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी। ठीक है, माहिरीन तालीम ये सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट वो अभी पढ़ रहे हैं आने वाले दौर में वो इस्तेमाल होगा या नहीं, इसलिए वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कौन सा नहीं, तालीम के लिए कौन सा अमल और रास्ता इख्तियार किया
کیا جائے کہ معاشرہ جلد از جلد ترقی کی منزلیں طے کرے۔ چنانچہ لوگوں کو علم دینے کے لیے نصاب کو بطور راستہ منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کے آپ نے اپنی منزل کو حاصل کر لینا ہے۔ نصاب ہی وہ راستہ ہے جو کسی معاشرے کو مطلوبہ منزل کی طرف لے جاتا ہے، اور نصاب ہی ایک ایسا تعلیمی پروگرام ہے جو معاشرتی حاجات پوری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 1 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 2 ہے نصاب تعلیم میں کیا کیا سرگرمیاں اور تجربات شامل کیے جاتے ہیں؟ یعنی جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، تعلیم کے نصاب میں کیا کیا ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینس شامل ہوتے ہیں، ہم نے ان کی وضاحت کرنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کے آنسر کی طرف۔ نصاب تعلیم میں سرگرمیاں اور تجربات، یہ ہیڈنگ آپ نے فرسٹ آف آل دینی ہے۔ نصاب میں وہ تمام سرگرمیاں اور تجربات شامل کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ طلبہ اور طالبات کی تربیت ہو سکے۔ یہ سرگرمیاں اور تجربات اسکول اندر یا باہر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نصاب میں وہ تمام ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینس شامل کیے جاتے ہیں جس میں طلبہ یا طالبات کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، یعنی نشو و نما ہو سکے اور ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ یہ سرگرمیاں اسکول کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور اسکول کے باہر بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ ایکسپیرینس اسکول کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور اسکول کے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے نصاب تعلیم میں وہ سرگرمیاں اور مہارتیں رکھی جاتی ہیں جن کے ذریعے علم، مہارتیں اور رویوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ یہ سرگرمیاں بچوں کے ذہنی معیار اور جسمانی معیار کے مطابق رکھی جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نصاب تعلیم میں وہ ایکٹیویٹیز اور اسکلز رکھی جاتی ہیں جن کے ذریعے بچوں کے بیہیویئر میں چینجنگ آ سکتی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ ایکٹیویٹیز بچوں کے ذہنی معیار یعنی ان کے فزیکل اور ان کے مینٹل ہیلتھ کو دیکھ کے مد نظر رکھ کے ان کے مطابق رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ ہے نصاب میں ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو طلبہ کی ضروریات کی تکمیل کریں، یعنی جو ان کی نیڈز ہیں ان کو پورا کریں۔ نمبر 2 پہ ہے آئندہ نسل کی بقا اور استحکام کی ضامن ہو، یعنی آئندہ نسل کے لیے بھی وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو۔ نمبر 3 پہ ہے جن سے طلبہ میں بہتر سماجی روابط قائم ہو، یعنی وہ معاشرے کے ساتھ بہت اچھا سکول کرنے کے حامل ہوں۔ اور نمبر 4 پہ ہے جو فارغ اوقات کے بہتر مصرف کے لیے مواقع فراہم کرتے ہوں، جو فارغ وقت رکھنے کے لیے ان کو بہت زیادہ مصروف رکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہوں۔ نمبر 5 ہے آئندہ زندگی میں روزگار کی فراہمی میں محدود معاون ثاقب ہوں، یعنی جو آئندہ زندگی ہے اس میں آپ کے پروفیشن چوز کرنے میں جو نصاب آپ پڑھے ہو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے کمرہ جماعت میں پڑھانے جانے والے اسباق، گھر کا کام، امتحان نصاب تعلیم کی سرگرمیاں ہیں، جبکہ مدرسے کے بعد سرگرمیوں میں مختلف قسم کی کھیلیں، سیر و تفریح، اسکاؤٹ وغیرہ جن کو ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کمرہ جماعت کے اندر سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جبکہ وہ اسکول کی عمارت کے باہر یا اسکول کی عمارت کے اندر جو کھیل کود وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ جیسے نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں ویسے ہم نصابی سرگرمیاں بھی بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 2 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 3 ہے یہاں پہ نصاب کے اجزائی ترکیبی کیا ہیں، ان اجزائی ترکیبی کو وضاحت سے بیان کریں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں نصاب کے جو ان سے اجزاء ہیں ان کی ترکیب کیا ہے، اور ان اجزائی ترکیبی کو ہم نے ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے ہم نے ان کو بیان کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ نصاب کے اجزاء ترکیبی جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں پہلے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ نصاب کے 4 اجزاء ہیں۔ پہلا ہے مقاصد نصاب، دوسرا ہے تدریسی مواد، تیسرا ہے تدریسی حکمت عملی، چوتھا ہے جائزہ یا امتحان، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ مقاصد نصاب۔ مقاصد نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نصاب پڑھے اس کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے تدریسی مواد کہ جو نصاب آپ پڑھے ہو اس کے مطابق آپ کے پاس ٹیچنگ مٹیریل ہے یا نہیں۔ نمبر 3 پہ ہے تدریسی حکمت عملی، یعنی آپ کون سے نصاب کے لیے کون سا ٹیچنگ میتھڈ استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے جائزہ یا امتحان، یعنی جو نصاب آپ نے بچے کو پڑھا دیا ہے اب اس کا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، یعنی ایویلیوشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پہ ہے مقاصد نصاب، آبجیکٹیوز آف کریکولم۔ نصاب سازی کا تمام تر دار و مدار مقاصد تعلیم پر ہے، اور مقاصد تعلیم کا تعین معاشرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کے لحاظ سے نصاب کے جو ان سے مقاصد ہوتے ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے۔ جس قسم کا معاشرہ اور اس کی اقدار ہوں گی
इसी किस्म के मकासद तालीम होंगे और इन्हीं के पेश नज़र निसाब तालीम तैयार किया जाता है। मसलन एक सन्नती मुआशरे और ज़री मुआशरे के मकासद तालीम में वाज़िया फ़र्क होता है, यानी एक सन्नती मुआशरा और एक ज़री मुआशरा। सन्नती मुआशरा इंडस्ट्रियल के हवाले से है, जबकि ज़री मुआशरा ज़राअत के हवाले से होता है, ठीक है। इसलिए किसी सन्नती मुआशरे की ज़रूरियात के तहत तैयारशुदा निसाब ज़री मुआशरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम नहीं है। इसी तरह ज़री मुआशरे का निसाब सन्नती मुआशरे के लिए बेसूद होगा। बाज़ औक़ात इलाकाई हालात में भी तालीमी मकासद को मुतासिर करते हैं, यानी जो इलाके के हालात होते हैं वो भी आपके निसाब को मुतासिर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि निसाब साज़ी करते वक्त इस अमर को पेश नज़र रखा जाए कि जो आप निसाब दे रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट मुआशरा पूरा कर रहा है या नहीं, वो इलाका पूरा कर रहा है या नहीं, और बच्चों के लिए वो इफ़ेक्टिव हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो लवाज़िम निसाब की हैसियत अच्छा जी, लवाज़िम निसाब की हैसियत एक शायरा की है, जिस पर तालिब इल्म को चलना होता है और मकासद तालीम को निशानात मंजिल की हैसियत हासिल होती है। इसलिए निसाब और मकासद तालीम को बड़ी सोच विचार के बाद मुतय्यन किया जाता है। वो कहते हैं जो लवाज़िम निसाब है वो बच्चे की हैसियत एक शाहिरा की तरह होती है, ठीक है। इस पर चल के वो उसने अपनी मंजिल को हासिल करना होता है। इसलिए निसाब और मकासद तालीम को बड़ी सोच विचार के साथ पहचान कर रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। निसाब मकासद के बिना अधूरे हैं और मकासद निसाब के बिना अधूरा है। मकासद को पेश नज़र रख दीगर अनासिर और तजुर्बा गाहों के सामान का इंतज़ाम किया जाता है, ठीक है। अब नंबर 2 पे है लवाज़िम निसाब। तालीमी इदारों में जो इल्म, महारतें, रवैये और इक़्तिदार तलबा को फ़राहम की जाती हैं वो सब निसाबी मवाद में शामिल होती हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं तालीमी इदारों में जो इल्म दिया जाता है, बच्चों को महारतें यानी स्किल्स दिए जाते हैं, बिहेवियर दिए जाते हैं, वो सब निसाबी मवाद में शामिल होता है, यानी मटीरियल में मौजूद होता है। आम तौर पर तालीमी इदारों में निसाब को मज़ामीन की बुनियाद पर मुरतब किया जाता है। निसाब साज़ी में मवाद के इंतखाब का तरीका इंतहाई मुश्किल होता है। माहिर निसाब के लिए ज़रूरी है कि इसके पास वसी मालूमात हो और वो तलबा की ज़रूरियात और दिलचस्पियों का इल्म रखता हो और इन मुआशरती तकाज़ों और इक़्तिदार और रवायात से भी वाकिफ़ हों जो तलबा की इनफ़रादी इज्तिमाई नशोनुमा पर असर अंदाज होती हैं। जब भी आपने निसाब को तय करना है, जब भी मकासद निसाब को तय करना है, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी देखना है कि इस निसाब में बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं। तो मुआशरे को देखना और परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नफ्स मज़मून जो कि लवाज़िम निसाब का एक हिस्सा है, मकासद के तयन के बाद नफ्स मज़मून का इंतखाब किया जाता है। ये इंतखाब मकासद और बच्चों के ज़हनी मेयार के मुताबिक होना चाहिए। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इल्म तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि साइंस का दौर है, तो इल्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मालूमात में शिद्दत से इज़ाफ़ा हो रहा है, यानी तजस्सुस में इज़ाफ़ा हो रहा है, जानने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। इसके पेश नज़र माहिरीन के सामने सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो उलूम के ज़ख़ीरे से कौन से अज्जा निसाब में शामिल करें और किन अज्जा को नज़रअंदाज करें। वैसे भी किसी एक जमात के लिए किसी एक मज़मून में इसका तमाम मवाद शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ज़रूरी है कि माहिरीन निसाब नफ्स मज़मून को मुख्तलिफ़ जमातों में इस तरह तक़सीम करें वो तलबा की ज़हनी सतह, उम्र और अहलियत से मुताबिकत रखता हो। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि निसाब में शामिल तालीमी मवाद में तसलसल भी कायम रहे, ठीक है। उनके कहने नफ्स मज़मून का कहने का मतलब ये है कि जो जमात का बेसिक मज़मून है वो हर जमात में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हर क्लास में उसको डिवाइड किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि एक ही मज़मून में सारा मटीरियल इकट्ठा नहीं हो सकता। अब नंबर 2 पे है सरगर्मियों का इंतखाब, यानी मुख्तलिफ़ क्लास की वजह से एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए निसाब मवाद का इंतखाब करते हुए ऐसी सरगर्मियाँ का इंतखाब किया जाना चाहिए कि निसाब तलबा की ज़रूरियात की तकमील करें, यानी तलबा की जौन सी नीड्स हैं उनको पूरा करें, आइंदा तलबा की ज़रूरियात की तकमील करें और आइंदा जौन सी तलबा की ज़रूरियात है उनको भी पूरा करें। नंबर 3 पे है जिससे तलबा में बेहतर समाजी रवाबित कायम हो, यानी बच्चों का जौन सा ताल्लुक़ है वो समाज के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जो फ़ारिग़ औक़ात के बेहतर मुसर्रफ़ के लिए मौक़े फ़राहम करते हों, जो आइंदा ज़िंदगी में रोज़गार की फ़राहमी में मदद मुआवन साबित हो, यानी जो आइंदा ज़िंदगी में प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम करे, ठीक है।
अब नंबर 3 का पॉइंट जो है वो है निसाब और उस्ताज़ा। तलबा और निसाब के साथ-साथ एक अहम अंसर उस्ताज़ा है। अगर तालीमी अमल के सामने अनासिर मौजूद हों लेकिन निसाब को अमली जामा पहनाने वाले उस्ताज़ा ना हों, तो तमाम स्कीमें धरी की धरी रह जाती हैं। और वो कह रही हैं उस्ताज़ा मौजूद ना हों तो जो-सी निसाब तैयार करने की तमाम स्कीमें वो धरी की धरी रह जाती हैं कि जिसने निसाब को डिलीवर करना है वो ही पर्सन मौजूद ना हो तो। लेकिन उस्ताद भी इस वक़्त एक अच्छा उस्ताद साबित हो सकता है जब इसके पास तदरीस के लिए बाकायदा एक लाइला अमल यानी निसाब मौजूद हो। अब टीचिंग फैक्ट के लिए अगर टीचर के पास करिकुलम मौजूद हो तो वो बहुत अच्छा टीचर साबित हो सकता है। जब निसाब तालीम के बगैर उस्ताद के सामने कोई मंज़िल नहीं होगी और ना ही इसे नफ्स मज़मून की हदूद का इल्म होगा और नतीजा ये होगा कि तलबा भी अपने मकासद तालीम से बेबहरा रह जाएँगे। और वो कह रहे हैं जब टीचर के पास निसाब ही मौजूद नहीं होगा तो वो तालिबे इल्म को अपनी मंज़िल तय करने में कैसे बहुत ज़्यादा आसानी फ़राहम करेंगे। इसलिए ना ही उनको नफ्स मज़मून का पता होगा और ना ही नतीजा उन्हें मालूम होगा। नतीजा बल्कि ये होगा कि तलबा अपने इंटरेस्ट से बेखबर रह जाएँगे। आगे जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है तलबा की अमली सरगर्मियाँ। निसाब तलबा की अमली सरगर्मियों की वो तमाम तफसीलात तय करता है। निसाब तलबा की वो अमली प्रैक्टिकल करने की वो तमाम तफसीलात यानी डिटेल तय करता है। अपने इसबाक के अहम निकात तरतीब देता है और तदरीसी मामलात मुहैया करता है। दौरान तदरीस में पेश आने वाली मुश्किलात और रुकावटों के अज़ाले का बंदोबस्त करता है कि अच्छे निसाब में इन सब मसाइल की निशानदेही की जानी चाहिए। इससे उस्ताज़ा को अपने लाइला अमल मुतय्यन करने में सहूलत होगी। वो कह रहे हैं कि निसाब में जौन-सी भी प्रैक्टिकल मौजूद होते हैं, निसाब वो सब कुछ तय कर देता है ताकि उस्ताज़ा को बस प्रैक्टिकल बच्चे को बताने का और उनको सिखाने का एक्सपीरियंस हो जाए और बच्चे भी अच्छे से उसे समझ सकें। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है निसाब के बनाने में मकासद तालीम क्या अहम किरदार अदा करते हैं। यानी हमने निसाब के जो उनसे मकासद हैं उस एलिमेंट को हमने बहुत ज़्यादा ब्रीफली बयान करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की तरफ। निसाब और मकासद तालीम। निसाब तैयार करते वक्त सबसे पहली बात जो सामने आती है कि इंसाफ क्यों बनाया और किस मकसद के लिए बनाया जाए। यानी निसाब मुकम्मल करने के बाद हमें हासिल क्या होगा, मतलब मंजिल कौन सी हमने तय करनी है। ये हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस पढ़ने का मकसद क्या है, वह मकासद होते हैं। गोया मकासद के बगैर निसाब साजी मुमकिन नहीं है। निसाब तालीमी मकासद के हसूल का ज़रिया है। ठीक है, जो उनसे मकासद है वो निसाब को हासिल करने का एक बेसिक पर्पस है। निसाब साजी करते वक्त इन तमाम इनासर को मद्देनज़र रखना होगा जो मकासद पर असरअंदाज होते हैं। यानी निसाब बनाते वक्त हमने उन तमाम इनासर को मद्देनज़र रखना चाहिए जो आपके मकसद पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर निसाब के मकासद अच्छे होंगे तो इसके पढ़ाने से बच्चों की शख्सियत पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। अगर निसाब का मकसद ही अच्छा है तो बच्चों की शख्सियत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। निसाब में जो मकासद रखे जाएँ वो मकासद बच्चों की ज़हनी, अखलाकी, समाजी, रूहानी, मुआशरती किरदार और शहरियत की तामीर में मुआवन होने चाहिए। यानी बच्चे उस निसाब को पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। अगर मकासद निसाब मेहनत, ज़हानत और बसीरत से मुकर्रर किए जाए तो निसाब के बाकी मराहिल कामयाबी से तय हो सकते हैं। तालीमी मकासद का तयन हुकूमत करती है और हुकूमत वो मुआशरा देखकर करती है कि इस मुआशरे में ये वाला निसाब पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन इसमें वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो निसाब को पूरा कर सके या नहीं। ठीक है, जिस किस्म का मुआशरा और इक़्तिदार होंगी इस किस्म के निसाब मकासद होंगे। अगर मुआशरा सन्नती है तो मकासद तालीम भी सन्नती से मुतल्लिक़ा होंगे। ठीक है, तो अगर मुआशरा आपका सन्नती है तो निसाब भी आपका सन्नती ही होगा। पॉइंट नंबर 6 है जो कि लास्ट पॉइंट है, तालीमी मकासद को मद्देनज़र रख कर ही मज़ामीन या तजुर्बात का चुनाव किया जाता है। तदरीस के ज़रिए ये मकासद हासिल किए जाते हैं। यानी मुआशरा देख कर ही मज़ामीन और एक्सपीरियंस को देखा जाता है, उसके बाद मकासद का इंतखाब किया जाता है और टीचिंग इफ़ेक्ट के ज़रिए ये मकासद हासिल किए जाते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है इज्ज़ाए तरकीबी
निसाब में रब्त से क्या मुराद है, यानी जो निसाब के एलिमेंट है या जुज़ हैं उनमें आपस में राब्ते से क्या मुराद है, हमने उसको बयान करना है। तो बेसिकली चारों एलिमेंट जो चारों जुज़ हैं वो चारों ही बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक के बगैर दूसरा नामुमकिन है, दूसरे के बगैर तीसरा नामुमकिन है और तीसरे के बगैर चौथा नामुमकिन है, इसलिए चारों ही लाजिम और मलजूम हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की तरफ। इज्ज़ाए तरकीबी और रब्त निसाब के 4 अज्जा मकासिद निसाब, तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा हैं। इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इनमें से एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी अज्जा की इफादियत यानी अहमियत ख़त्म हो जाती है। गोया के 4 अज्जा आपस में लाजिम और मलजूम है। इनका जायज़ा दर्ज झैल है। नंबर 1 पे मकासिद निसाब। निसाब की बुनियाद ही मकासिद तालीम पर होती है। अगर निसाब कमेटी के सामने मकासिद ना हो तो कमेटी निसाब तैयार नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कोई भी काम करने का आपके पास मकसद ही ना हो तो आप वो काम नहीं कर सकते। अब अगर मकासिद का तयन कर लिया जाए तो इसके लिए दरसी मवाद यानी मटेरियल ना दिया जाए तो मकासिद का हसूल बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 पे है तदरीसी मवाद। अब अगर मकासिद तालीम के मुताबिक तदरीसी मवाद बना लिया जाए, यानी जो टीचिंग मटेरियल इस्तेमाल होना है वो आपने बना लिया या इंतखाब कर लिया जाए तो इसकी तदरीस ना हो तो दरसी मवाद फ़जूल होगा। अब उसके मुताबिक टीचिंग अगर डिलीवर्ड नहीं हो रही बच्चों को तो जो मटेरियल इकट्ठा किया आपने वो तो फ़जूल हो जाएगा। इसके इंतखाब के लिए जो मेहनत खर्च होगी वो ज़ाया हो जाएगी। अब नंबर 3 पे है तदरीसी तरीके यानी टीचिंग मेथड कौन सा है जिसे हम कहते हैं। अगर हम मकासिद तालीम, दरसी मवाद और मुख्तलिफ तरीका है तदरीस भी इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका जायज़ा नहीं लेते तो हमें मालूम नहीं होगा कि हमने क्या क्या किया है और इसके नताइज क्या हैं और हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं और निसाब की इस्लाह किस तरह मुमकिन है। अब अगर आपने बच्चों को पढ़ा लिया तो आपने उसकी इवैल्यूएशन नहीं की तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस की है और कितनी नहीं। और जब आला जायज़ा से मालूम होता है कि निसाब के चारों अज्जा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे यकीनन मुमकिन हो गया है कि चारों अज्जा ही लाजिम और मलजूम है, हम इन चारों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे अज्जाए तरकीबी निसाब में मकासिद निसाब बाकी अज्जाए तरकीबी पर कैसे असरअंदाज होते हैं, मिसालें देकर वजाहत करें। यानी हमने मकासिद निसाब के बाकी तरकीबी अज्जा पर असर बयान करना है और मिसालें देकर यानी एग्जाम्पल देकर बताना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की तरफ। मकासिद निसाब और असरात। अज्जाए तरकीबी निसाब में मकासिद निसाब बाकी अज्जा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इसका मुख्तसर जायज़ा दर्ज झैल है। निसाब की बुनियाद, ठीक है, निसाब की बुनियाद ही मकासिद हैं, आपकी बेसिक ही उसके मकासिद है यानी ऑब्जेक्टिव है। तालीमी मकासिद ना हो तो तमाम तालीमी अवामिल मसलन उस्ताज़ा, तलबा, इमारत, मदरसा, फर्नीचर और दीगर अमला तालीमी साज़ो सामान बेमकसद और बेकार होंगे। ठीक है, अगर मकासिद ही ना हो तो उस्ताज़ा, तलबा सब बेकार होंगे। नंबर 2 पे है मुआशरे के मकासिद। मुआशरे के कुछ मकासिद होते हैं जिनको वो तालीम के ज़रिए हासिल करता है और तालीम के ज़रिए दी जाती है। तालीम निसाब के ज़रिए दी जाती है और मुआशरा अपनी तालीम निसाब के ज़रिए देता है। मुआशरे का फ़लसफ़ा हयात, रसूमात, रवायात, अखलाकी इक़दार होती हैं और ये तमाम चीज़ें निसाब में मकासिद के ज़रिए रखी जाती हैं। तो अगर मकासिद ही नहीं होंगे तो मुआशरा अपनी तालीम निसाब के ज़रिए कैसे डिलीवर करेगा। ठीक है, नंबर 3 पे है तदरीसी मवाद यानी टीचिंग मटीरियल। तदरीसी मवाद निसाब का एक अहम रुकन है। तदरीसी मवाद मकासिद की रोशनी में ही तरतीब दिया जाता है, यानी मकासिद को मद्देनज़र रख के टीचिंग मटीरियल को इकट्ठा किया जाता है और फिर मुख्तलिफ मज़ामीन में तकसीम किया जाता है। अगर मकासिद को निकाल दिया जाए तो तदरीसी मवाद मज़ामीन का इंतखाब, तदरीसी सरगर्मियाँ और तजुर्बात की ज़रूरत नहीं रहती और इल्म महारतें देकर ही अफराद के रवैयों में तब्दीली की जाती है। लेकिन मकासिद ना हो तो रवैयों में तब्दीली नहीं आ सकती। अगर मकासिद ही नहीं है तो निसाब के ज़रिए बच्चे के रवैयों में तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं। इसलिए मकासिद बहुत ज़्यादा गहरा असर डालते हैं तदरीसी मवाद पे भी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 यानी तदरीसी हिकमत अमली या टीचिंग मेथड।
मकासद के तयन के बाद मवाद का इंतखाब किया जाता है और मुतय्यन मकासद के हसूल के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाती है कि इस मटीरियल के मुताबिक या इस मकसद के मुताबिक हमने बच्चों को लेक्चर कैसे डिलीवर करना है। तदरीसी हिकमत अमली बज़ाते खुद अहमियत की हामिल नहीं है अगर मद्देनज़र मकासद ना हो। अगर मकासद ही ना हो तो ये तदरीसी हिकमत अमली या टीचिंग मेथड बिल्कुल भी अहमियत की हामिल नहीं है। उस्ताज़ा किसी तरीक़ा तदरीस को मुंतखब करते वक्त जब मकासद मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो तदरीस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तदरीसी मवाद और तदरीसी तरीक़ा लाज़िम मलज़ूम हैं, लेकिन ये इस वक्त तक मौसर नहीं हो सकते जब तक इनमें मकासद ना हो। अब तदरीसी मवाद और तदरीसी तरीक़ा ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, लेकिन अगर मकासद ही नहीं होंगे तो ये दोनों बेकार है। एवेल्यूएशन पॉइंट नंबर 5 जायज़ा, जो कि लास्ट पॉइंट है। तदरीसी मवाद तदरीसी तरीके अपनाने के बाद बच्चों के वालिदैन, मुआशरा और खुद उस्ताज़ा ये तवक्को रखता है कि बच्चे का रद्द-ए-अमल होगा। वो रद्द-ए-अमल मकासद का हसूल है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम कामों को बरोए कार लाने के बाद मुआशरा, उस्ताद और तलबा कामयाब हुए या नहीं। अगर कामयाबी है तो इसका मतलब है कि ये मकासद का हसूल हो चुका है, वरना नाकामी है। गोया मकासद तालीम निसाब के अज्ज़ाए तरकीबी पर मुकम्मल असर रखते हैं। इनके बगैर बाकी काम बेमकसद और बेकार हो जाते हैं। अब जायज़े करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो मकासद हमने तय किए थे उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है और बच्चों में कितनी कामयाबी करने की लगन पैदा हुई है। अगर जायज़ा और मकासद ना होंगे तो निसाब बिल्कुल बेमायनी है और हमने मकासद का हसूल जायज़े के ज़रिए ही तय करना होता है। इसके साथ ही तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.